तो नमस्ते साथियों और सुप्रभात बच्चों, फिर से आपके साथ उपस्थित हैं। और हम आजकल बात कर रहे हैं जैक के मॉडल प्रश्न पत्र 2022 के जो रिलीज़ किया गया है उसकी हम बात कर रहे हैं। सेट 1 है ये विज्ञान का हम बाकी 3 सेट बात कर चुके हैं। सेट 2, 4 और 5, 2, 4 और 5 हम बात कर चुके हैं। आज 1 और 3 की हम बात कर रहे हैं। तो सेट 1 का पहला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कहीं कहीं पर समतल दर्पण का भी उपयोग किया जाएगा, लेकिन सामान्यतः अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दूसरा है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध क्या है। तो F=R/2 आपका होता है। सही ऑप्शन है बी। तीसरा है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो अपवर्तन की क्रिया में आपका आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। अगर इधर जाए या फिर इधर जाए, इसका मुख्य ये है, अगर इधर आती है ए आई है, ए आर है, उससे ए अभिलंब है, ए आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, तो आवृत्ति जो है ना वो अपरिवर्तित रहती है। आवृत्ति जो है स्थिर रहती है, आवृत्ति स्थिर रहती है। तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। परावर्तन के बाद, अब देखिए यहाँ पर सवाल जो है ना, सवाल का कथन और होना चाहिए था कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो अवतल दर्पण से परावर्तन किस प्रकार की किरण की बात कर रहा है, ये क्लियर नहीं किया है कि किस प्रकार की किरण है। यदि समांतर किरण है तो समांतर किरण ने फोकस से होकर गुजरेगी। हालांकि बात ये इसी की कर रहा है कि समांतर किरणें, तो समांतर शब्द है ना, ये छूट गया है यहाँ पर। तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा, फोकस से। पांचवा है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण जो है उसमें बराबर प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वो सीधा नहीं होता, वो उल्टा होता है। तो ऐसी स्थिति में आपका अवतल दर्पण आंसर नहीं होगा। समतल दर्पण जो है वो उसमें हमेशा बराबर और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसका सही आंसर है समतल दर्पण, सी नंबर। आप देख सकते हैं कि ये आपका समतल दर्पण है। ऐसे किरण आएगी, ऐसे लौट जाएगी, ऐसे जाएगी और फिर ऐसे लौट जाएगी। ये आपका आभासी और सीधा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सी। 6 है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। sin I/sin R = K, ये होता है पहला नियम। और दूसरा ये है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। 6 का बी। 7 है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 है तो फोकस दूरी कितना हो जाएगी। वक्रता त्रिज्या 50 है तो फोकस दूरी R/2 होता है। तो फोकस दूरी आपका 50/2, 25 आ जाएगा। इसका सही आंसर सी नंबर। 8 नंबर है कि 1 मीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्षमता क्या है। इसका आंसर 1 डायोप्टर हो जाएगा, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है। बोला कि 1 मीटर है तो लेंस की क्षमता पूछ रहा है, तो P = क्या हो जाएगा 1/f। तो P = 1/f, 1 है तो 1 डायोप्टर। और f को हम +1 क्यों लेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस है। इसका सही आंसर है बी। अगला, किसी उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा होता है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस में होता है। उत्तल लेंस का जो है फोकस दूरी हमेशा 0 से बड़ा होता है, प्लस में। 10 प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होगा, जिसका आपका अपवर्तनांक अधिक है। तो निर्वात, जल, वायु और कांच। प्रकाश का कम, जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सही आंसर कांच होगा, क्योंकि इसके अपवर्तनांक का मान 1.5 होता है, जल का 1.33 होता है। 11 है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की अवतल लेंस की फोकस दूरी। अब अवतल लेंस है तो P = 1/f, अर्थात F = 1/p। 4 डायोप्टर है तो 1/4 = 0.25 मीटर। F =
25 सेंटीमीटर और अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाता है, -25 सेंटीमीटर, अवतल है इसलिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस नहीं दिया है तो सही आंसर ऐसे भी बी आएगा। 12 है कि किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है, तो क्षमता क्या होगा, उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस में ही आता है, प्लस 50 सेंटीमीटर। देखिए तो क्षमता क्या हो जाएगा, 1/1 अब देखिए जो भी एफ लिखेंगे तो वो मीटर में लेते हैं, एसआई मात्रक में लेते हैं, तो P = 1/0.5, तो ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डायोप्टर। 13 है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, प्रकाश का वेग सर्वाधिक उसमें होता है जिसमें अपवर्तनांक कम है, तो सबसे कम अपवर्तनांक कहाँ होता है, निर्वात का अपवर्तनांक 1 माना जाता है और हवा का 1.003, तो निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम है, इसलिए निर्वात में इसका सबसे अधिक प्रकाश की चाल होगी, निर्वात। 14 है कि दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी श्वसन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एक क्वेश्चन पूछता भी है श्वसन कैसे होता है, C6H12O6 + 6O2 बनता क्या है, 6CO2 + 6H2O + ऊष्मा। इसमें जो ए ऊर्जा बोलिए, ऊष्मा बोलिए, जो बोलिए, यही जो है ना, इसी के कारण ए अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी है। सही आंसर है ए 14 का। 15 है कि चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। विकृत गंधिता से आपका उपचयन हो जाता है, तो वैसा ना हो, उपचयन ना हो, उससे बचाने के लिए हम उसमें नाइट्रोजन डालते हैं, चिप्स की थैली को बचाने के लिए। 16 है कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जंग लगना विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापित कर देता है। जंग लगना आपका जैसे लोहा है तो लोहे से ऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है, तो Fe2O3 या जो आप कहना चाहें Fe2O3, तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया हुआ, ना कि विस्थापन। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना विस्थापन अभिक्रिया है रासायनिक आधार पर, लोहे में जंग लगना आपका संयोजन अभिक्रिया है। 16 का बी ए नंबर संयोजन अभिक्रिया 16। 17 बोल रहा है कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। उपचयन का अर्थ क्या है, आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं। उपचयन का अर्थ क्या है कि विद्युत ऋणात्मकता जो है वो बढ़ेगी और अपचयन में विद्युत ऋणात्मकता जो है वो घटेगी। अपचयन में जो विद्युत ऋणात्मकता है वो बढ़ेगी। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने का अर्थ क्या है कि ऑक्सीजन बढ़ेगा, और एक घटने का अर्थ है कि ऑक्सीजन घटेगा। यही हाइड्रोजन का बात में उल्टा हो जाएगा। ZNO + C नहीं होता है, एक्चुअली ये Cu होता है शायद, या फिर जैसा भी दिया हुआ है उसके हिसाब से चलिए CO। तो आप देखेंगे उपचयन बोल रहा है, तो उपचयन किसका हो रहा है, कार्बन का, क्योंकि यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो जिसमें ऑक्सीजन का जोड़ होगा, योग होगा, उसका उपचयन होगा, और जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा उसका अपचयन होगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 17 का सही आंसर बी है। कौन सा समीकरण संतुलित है, तो CaOH2 + CO2 = CaCO3। CO3 तो होता ही नहीं है, लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का होल 3 CO, और इस पूरे का होल 3 नहीं होता है, CaCO3 होता है, ये CaCO3 सिर्फ O में 3 होता है, तो पहला तो ऐसे ही गलत है। H2 + O2 = 2H2O, ये भी गलत है। 4Al + 2O2, ये भी गलत है। 6 नंबर संतुलित की बात कर रहा है, तो यहाँ आप देखेंगे कोई भी समीकरण संतुलित नहीं है, कोई भी समीकरण संतुलित नहीं है। कोई भी समीकरण संतुलित नहीं है। अगर संतुलित की बात की जाए तो यही ऑप्शन सही होगा यदि इसको हटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 18 में सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में जैसे ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि कोई भी संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए CaOH2 + CO2 ऐसे है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ही गलत लिख चुका है। ये CaCO3 ऐसे होना चाहिए, तब जाकर के ये संतुलित होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही। 19, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है।
अभिक्रिया कौन सी हो रही है? PbCuCl2। तो CaCl2 में PbCl2 अपना यौगिक बना रहा है और Cu को अलग कर दे रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन। सही आंसर डी। 20 है कि दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, हल्दी है, लिटमस है, चाइना रोज है या प्याज है? ये बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि गंधीय सूचक क्या है, आप इसको देख लीजिएगा। कुछ भी हम ऑप्शन दे नहीं रहे हैं, आप फिर भी लिटमस और प्याज तो शायद नहीं होगा, हल्दी और चाइना रोज में ही कुछ होगा, ए या सी, आप इसको देख लीजिएगा कि क्या है। 21 नंबर है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? तो हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 × ½ प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 × 1/2H2O, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण होता है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यही है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्लोर क्षार प्रक्रिया से इसको बनाते हैं, ऑप्शन नंबर है आपका सी। 23 में है एक चित्र दिया हुआ है और पूछ रहा है कि आपसे क्या है आपका, सही से चित्र उतना पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन जैसा लग रहा है जैसे बैटरी लगाया हुआ है, तो बैटरी लगाया हुआ है तो इससे विघटन होता है, विद्युत अपघटन। जैसे कि H2O है तो ये विद्युत अपघटित होकर के हाइड्रोजन 2H+ और O2- में चेंज हो जाता है, तो इसको हम विद्युत अपघटन बोलते हैं या फिर वियोजन बोलते हैं। इसका सही आंसर आपका आ जाएगा बी नंबर, वियोजन। 24 नंबर है कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? टमाटर में सिट्रिक अम्ल नहीं होता, लैक्टिक नहीं होता, ऑक्जेलिक नहीं होता, एसिटिक अम्ल। में भी ऑक्जेलिक है, फिर भी आप देख लीजिएगा इसको, ऑक्जेलिक। देखिएगा टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, में भी ऑक्जेलिक है। 25 नंबर है कि तनुकरण प्रक्रिया में होती है। तनुकरण प्रक्रिया, तनु और सांद्र दो चीज होता है, तनु और सांद्र। जो सांद्र है उसमें H+ की आयन जो सांद्रता होती है, अर्थात उसका कंसंट्रेशन जो होता है वो अधिक होता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में H+ अधिक होता है। तनु में क्या होता है कि हम उसकी आयन की सांद्रता कम कर देते हैं, सांद्र। तो इसमें बोल क्या रहा है कि तनुकरण प्रक्रिया में क्या होती है? H+ की सांद्रता में वृद्धि, सांद्रता में वृद्धि नहीं होती है, वृद्धि होती है सांद्र में। सांद्र प्रक्रिया जो होती है ना, उसको हम कहते हैं। तो तनु कोई भी रहेगा तनु, तो उसमें H+ आयन की कमी होगी। अगला है कि हाइड्रोक्साइड आयन की क्षमता में वृद्धि, H+OH-। तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि H+ आयन की क्षमता में वृद्धि का अर्थ ही है OH- क्षमता में कमी। तो जब भी हम तनु बोलते हैं तो तनु अम्ल या कुछ भी बोले तो उसका अर्थ है कि हाइड्रोक्साइड आयन जो है उसकी मात्रा को हम घटा रहे हैं, उसकी क्षमता को हम बढ़ा रहे हैं। तनु मतलब H+ को घटा रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन को बढ़ा रहे हैं। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। तनु का अर्थ है H+ को घटाना और हाइड्रोक्साइड को बढ़ाना। सांद्र का अर्थ है H+ को बढ़ाना और OH- को घटाना। 26 है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन आपका सिल्वर नाइट्रेट में भी होता है और सिल्वर ब्रोमाइड है। 26 का सही आंसर, प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण आपका सिल्वर ब्रोमाइड है, Ag+Br, ऑप्शन नंबर ए। 26 का ए। 27 है कि अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? तो इसका सही आंसर है कुटपाद। हाँ, कुटपाद से ग्रहण करता है, क्योंकि मुंह केंद्रक, मुंह का कोई अर्थ ही नहीं है उसके लिए, कुटपाद से ग्रहण करता है। 27 का सी। 28 है कि पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? वसा का इमल्सीकरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं करता, पेप्सिन भी नहीं करता, श्लेष्मा और पित्त। इसका सही आंसर श्लेष्मा होना चाहिए, पीत भी नहीं करता। 28 का वसा का इमल्सीकरण श्लेष्मा। फिर भी आप देख लीजिएगा इसको क्या है। श्लेष्मा का इमल्सीकरण आपका, वसा का इमल्सीकरण श्लेष्मा करता है, क्योंकि पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक और पित्त ये कुछ और हैं। 29 है कि निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? अमरबेल, कवक, अमीबा और आम। आम स्वपोषी पोषण का उदाहरण है, क्योंकि आम प्रकाश संश्लेषण करता है। आम इसका सही आंसर है डी नंबर 29। 30 है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ बने होते हैं? टोटल कोष्ठ 4 होते हैं, 2 नीले होता है और 2 अलिंद होते हैं।
मानव हृदय में टोटल कोष्ठ की संख्या है आपका 4।